be discussing about the judgment writing paper of Chhattisgarh Civil Judge Examination 2016. So let's begin with the problem. On June 10th, 2015 at 8 am, while A had gone to a hair cutting salon for haircut situated at distance of 500 meters from his home and both of his children were in school and his wife in bathroom, B entered A's house and stole laptop which was lying in outer room. तो इस सिंगल सेंटेंस में हमें दो ऑफेंसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि मैं जो ए था वो ये कह रहा है कि मैं अपने बाल कटवाने गया था वाइल मेरे जो बच्चे थे वो स्कूल गए थे और मेरी वाइफ बाथरूम में थी, तब भी घर के अंदर घुसा। तो ये जो सारी चीज़ें वो बता रहा है कि मैं यहाँ था, बच्चे यहाँ थे, इससे पता चलता है घर खाली था। घर खाली था मतलब एक अपॉर्चुनिटी थी। एज पर सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एक अपॉर्चुनिटी मिली गई थी किसको? बी को। किस चीज़ के लिए? कि वो ए के घर में घुस सके, ठीक है। तो बी घर के अंदर घुसा एंड स्टोल लैपटॉप विच वॉज लाइंग इन आउटर रूम, ठीक है। तो उसने घर के अंदर घुस के चोरी करी। तो इससे हमें दो सेक्शंस दिमाग में आते हैं। एक तो घर के अंदर घुस के आप ऐसी कोई ऑफेंस करते हैं जो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट है, तो उस पर आप पे अप्लाई होगा सेक्शन 451 ऑफ आईपीसी। एक तो ये फर्स्ट ऑफेंस हम चार्ज लगा सकते हैं इसका। दूसरा, उसने चोरी करी है और चोरी कहाँ करी? ड्वेलिंग हाउस में करी, मतलब जहाँ कोई रहता है, तो हम लगा सकते हैं सेक्शन 380 ऑफ आईपीसी। तो सेक्शन 451 और 380 ऑफ आईपीसी तो हमें एक सेंटेंस में ही दिख गए। अब आगे पढ़ते हैं। फिर ए ने क्या लिखा है कि नॉट फाइंडिंग हिज लैपटॉप आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हेयर कटिंग सैलून, ए लॉज्ड एन एफआईआर, ठीक है। वो घर आया बाल कटवा के, उसके बाद ए को अपना लैपटॉप रूम में नहीं मिला तो उसने एफआईआर लॉन्च कर दी। एफआईआर के बाद क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब क्या हुआ? ये जो सी नेबर है ए का, उसने कहा कि मैंने तो बी को देखा है लैपटॉप कैरी आउट करते हुए इन द मॉर्निंग फ्रॉम हिज हाउस। तो ये क्या हुआ? सी कौन हुआ? सी अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, मतलब क्योंकि ये डायरेक्ट एविडेंस दे रहा है, क्योंकि ये आई विटनेस है, तो सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग इट इज़ अ वेरी गुड एविडेंस, इट इज़ अ प्राइमरी एविडेंस और इस पे हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। इस एविडेंस पे रिलाई किया जा सकता है क्योंकि ये आई विटनेस का एविडेंस है। तो सी ने कहा कि उसने बी को देखा कैरिंग अ लैपटॉप इन द मॉर्निंग फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 11 तारीख को पुलिस को शक तो था ही कि बी ने लैपटॉप चुराया है, तो उन्होंने क्या किया? वो चले गई बी के घर पे पुलिस और उन्होंने लैपटॉप रिकवर किया जो ए ने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये मेरा लैपटॉप है। उसके बाद ए ने जब कोर्ट में गए तब ए ने परचेज डॉक्यूमेंट भी दिखा दिया कि ये लैपटॉप मैंने ही खरीदा था, उससे उसकी ओनरशिप भी प्रूव हो गई। और विटनेस सी ने भी वही बोल दिया जो वो बोल रहा था कि मैंने तो बी को देखा था, उसके हाथ में लैपटॉप था इस डेट पे। उसके बाद अक्यूज ने क्या कहा? अक्यूज ने कहा कि मेरे ऊपर ये जो एलिगेशंस हैं ये सब झूठे हैं और ये जो लैपटॉप है ये तो मेरा खुद का ही है और मैंने कोई चोरी नहीं करी है, ठीक है। तो अक्यूज्ड हैज़ प्लीडेड नॉट गिल्टी। तो चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बनती है यहाँ पे। सबसे पहली चेन तो यही है अपॉर्चुनिटी की। कोई भी घर पे मौजूद नहीं था, वाइफ थी तो वो भी बाथरूम में थी, तो अपॉर्चुनिटी हो गई। उसके बाद बी घर में आया, वो सब तो हटा दो। सी ने उसको देखा, सी सॉ बी और उसके हाथ में क्या था? लैपटॉप। उसके बाद उसके घर से, बी के घर से रिकवर भी हुआ वही लैपटॉप और ये भी बताया ए ने कि ये तो मेरा लैपटॉप है और इसने प्रूफ भी किया डॉक्यूमेंट के द्वारा कि ये मेरा लैपटॉप है। तो ये जो चेन है ये पूरी कनेक्ट होके भी किसकी तरफ पॉइंट कर रही है? बी की तरफ। और इसमें कोई भी ऐसा लूप होल नहीं है जिससे हम बी को गिल्टी ना माने। ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो बी की तरफ गिल्टी पॉइंट आउट नहीं कर रहा हो। अगर हम बी की तरफ गिल्ट एसोसिएट कर पा रहे तो हम ये इसमें बी को कन्विक्ट करेंगे।
क्योंकि बी क्या कह रहा है कि ये लैपटॉप मेरा है, पर उसने तो कोई परचेज डॉक्यूमेंट दिखाया नहीं अगर ये उसका लैपटॉप था तो। ना ही बी ने कुछ और बोला कि मैं यहाँ नहीं था, मैं चोरी करते टाइम, जब आप चोरी का टाइम बता रहे हो तब मैं वहाँ था ही नहीं। ना उसने प्ली ऑफ एलिबाई ली, ना उसने कोई भी डिफेंस दिया। ठीक है, उसकी ड्यूटी नहीं है, ये पूरा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पर यहाँ जो चेन बन रही है वो कहीं टूट भी नहीं रही है, एंड इट इज़ डायरेक्टली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द गिल्ट ऑफ बी। तो इसलिए अब हम जजमेंट लिखेंगे और उसमें कन्विक्शन देंगे बी को। तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्मेट, उसमें सबसे पहले अब आता है चार्ज। उसमें चार्ज की फर्स्ट लाइन होती है आई डैश जज के नाम के लिए जगह छोड़ी जाएगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डैश ऑफ छत्तीसगढ़ चार्ज यू अक्यूज पर्सन बी सन ऑफ डैश एज फॉलोज। तो ये जो ग्रीन में मैंने लिखे हैं ये ऑफेंसेस मैंने आईपीसी के लिखे हैं, ये हमें नहीं लिखने हैं। मैंने ये सिर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि हम इसको देख के चार्ज बना पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहला ऑफेंस उसने क्या किया है, ट्रेसपास का किया है। तो अब जब ट्रेसपास का ऑफेंस किया है, हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस किया है और वो पहले है इन ऑर्डर ऑफ टाइम, तो उसी को पहले लिखेंगे इवन दो उसका सेक्शन थेफ्ट वाले सेक्शन के बाद है। तो सेक्शन 451 को रीड करते हैं। इसका टाइटल कहता है हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। Whoever commits house trespass in order to the committing of any offence punishable with imprisonment shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. And if the offence intended to be committed is theft, the term of the imprisonment may be extended to 7 years. ठीक है, अब चार्ज कैसे बनाया जाएगा। चार्ज में हम वो फैक्ट्स डालेंगे जो उसने एक्चुअली कमिट किए हैं और उसको हम लॉ के टर्म्स में डालेंगे। वो हम समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो डेट चालू कर दो, दैट फर्स्टली दैट यू ऑन दिस डेट एट अबाउट दिस टाइम। अब उसने क्या एक्ट किया, यू एंटर्ड द हाउस ऑफ कंप्लेनेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस। ये वाला कहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस। तो ऑफेंस एनी है यहाँ पे बेयर एक्ट में, पर अभी यहाँ पे हमें पता है थेफ्ट है तो ये लिख देंगे ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। एंड देयर बाय यू कमिटेड द ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो इसके बाद हमने सीधे इसका टाइटल लिख दिया कि देयर बाय you committed the offense of house trespass in order to commit offense punishable with imprisonment। फिर बता देंगे हम कि कौन से सेक्शन में पनिशेबल है आपका ऑफेंस, 451 ऑफ आईपीसी, और ये जनरल लाइन जो सब सारे चार्जेस में आती है, एंड इज विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ द कोर्ट। अब हम चलते हैं दूसरे चार्ज पे जो हम लिखने वाले हैं इसके लिए, वो है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस का चार्ज। तो सेक्शन 378 थेफ्ट की डेफिनेशन देता है, 380 पनिश करता है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस को। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में से एसेंशियल्स निकालते हैं थेफ्ट के, ताकि हम चार्ज में उसे यूज़ कर पाए। तो आईपीसी के अकॉर्डिंग थेफ्ट क्या होता है, हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली। ठीक है, तो उसका इंटेंशन, जो भी ऑफेंडर है उसका इंटेंशन होना चाहिए टू टेक, और कैसा होना चाहिए, डिसऑनेस्टली। तो इंटेंशन इज डिसऑनेस्टली किसी चीज़ को लेना, और वो चीज़ कैसी होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और ये जो ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके लिए, whoever intending to take dishonestly and move any movable property out of the possession of any person without that person's consent। तो विदाउट कंसेंट होना चाहिए, और उस पर्सन की कंसेंट के बिना आप उसकी पोजेशन के बाहर ले रहे हो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, और आपका इंटेंशन भी डिसऑनेस्ट है, तो जब आप ये प्रॉपर्टी ले रहे हो तब हम ये कहेंगे कि आपने वो प्रॉपर्टी की चोरी करी है। ठीक है, सेक्शन 380 क्या बोलता है कि अगर कोई भी इंसान चोरी करता है किसी भी बिल्डिंग, टेंट या वेसल में, या कोई भी ऐसी जगह जो ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज़ हो रही है, या फिर फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी इतनी। ठीक है, तो हम अब इसका चार्ज बनाते हैं। चार्ज कैसे बनाएंगे इसका वो समझते हैं। दैट यू ऑन, सबसे पहले डेट वैसी की वैसी लिख दी, टाइम वैसा कर लिख दिया। फिर सबसे पहले हम उसका इंटेंशन बता रहे हैं। यहाँ हमने देखा इंटेंशन क्या होना चाहिए, टेकिंग डिसऑनेस्टली। तो हम लिखेंगे दैट यू विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग डिसऑनेस्टली मूव्ड द लैपटॉप। यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे क्या था कि आपने मूवेबल प्रॉपर्टी ली, तो हम बता देंगे मूवेबल प्रॉपर्टी लैपटॉप थी। यू मूव द लैपटॉप ऑफ द कंप्लेनेंट
आउट ऑफ हिज पोजेशन, ठीक है, कंप्लेनेंट की पोजेशन के बाहर आप ले गए और उसकी कंसेंट के बिना ले गए, विदाउट हिज कंसेंट, thereby committed the offense of theft in dwelling house, punishable under section 380 of IPC and is within the cognizance of this code. फिर फाइनली हम कंक्लूड करेंगे, एंड आई हियर बाय डायरेक्ट दैट यू अक्यूज बी ट्राइड बाय दिस कोर्ट फॉर द अबव फ्रेम चार्जेस, डेट, प्लेस, साइन एंड सील, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास छत्तीसगढ़. उसके बाद प्ली ऑफ अक्यूज आती है, उसमें जो अक्यूज ने बोला है वो लिखा जाता है, ठीक है, और ये फॉर्मल स्टेटमेंट भी लिखा जाता है दैट द चार्जेस वर रेड ओवर एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज, टू विच ही प्लीडेड एज follows, I am innocent and I am not committed an offense and I am being falsely implicated, I plead not guilty and claim to be tried. उसके बाद अक्यूज की साइन, फिर जज की साइन एंड सील और नाम. फिर हम आते हैं जजमेंट पे. जजमेंट का फॉर्मेट तो आपको दिख ही रहा है, पहले कोर्ट का नाम, CNR नंबर, क्रिमिनल केस नंबर वगैरह वगैरह. उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में है जनरल इंट्रोडक्शन कि ये प्रेजेंट केस में क्या हुआ है. अक्यूज स्टैंड्स चार्ज्ड अंडर सेक्शन 451 एंड 380 of the Indian Penal Code for having committed the offence of house trespass in order to commit theft in the house of the complainant, ये एक offence हो गया, and for committing theft of laptop from his dwelling house, ये दूसरा offence हो गया. सेकेंड पैराग्राफ में एडमिटेड फैक्ट्स डालने, वो है ही नहीं इसमें. थर्ड पैराग्राफ में प्रोसिक्यूशन स्टोरी. फोर्थ पैराग्राफ में डिफेंस का हमने क्या देखा कि हमने सेक्शन 313 में उसकी एग्जामिनेशन ले ली, उसको चार्जेस वर रेड ओवर टू हिम एंड एक्सप्लेन, और उसने क्या बोला कि मैं आई प्लीड नॉट गिल्टी, तो ये हम लिख देंगे. फिर फिफ्थ आ जाता है पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, जो बिल्कुल चार्जेस के हिसाब से बनते हैं, जो हमने चार्जेस लगाए ना वैसे के वैसे ही हम सेंटेंसेस लिख के बस उनको क्वेश्चन फॉर्मेट में कर देते हैं. तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, whether at the alleged time, date and place the accused entered into the house of the complainant in order to commit theft in his house, ठीक है. सब ये हाउस ट्रेसपास वाला क्वेश्चन हो गया पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन में. फिर सेकंड है कि whether on alleged date, time and place the accused committed theft of a laptop from the dwelling house of the complainant, और थर्ड है acquittal और conviction, जो सब में आता है. फिर रीजंस फॉर डिटर्मिनेशन में जो हमने डिस्कस किया था वही सब लिखा जाएगा. तो इसमें क्योंकि सारे इश्यूज़ बहुत ही इंटर रिलेटेड है, तो सारे इश्यूज़ हमने यहाँ पे साथ में ट्राई किए. इश्यूज़ मतलब सारे ये जो है पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, तो हमने ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ये यहाँ गया था प्रोसिक्यूशन, तो इसने ये किया. फिर हम ये बताएंगे कि PW1 मतलब जो कंप्लेनेंट है वो क्या बोलता है और क्या उसको कोराबोरेट किया गया. तो हमने ये बताया कि PW1 ने ये बोला कि वो यहाँ गया था, उसकी वाइफ बाथरूम में थी, फिर वो घर आया तो लैपटॉप नहीं मिला. उसके बाद हम ये बताएंगे कि उसने FIR लॉन्च करी, फिर FIR जो है वो कोराबोरेट भी करती है उसकी टेस्टिमनी को. उसके बाद उसने अपने लैपटॉप के परचेज डॉक्यूमेंट्स भी दिए, वो भी हम बता देंगे, उसका एग्जिबिट भी बता देंगे, और ये बोल देंगे कि उसने अपनी ओनरशिप प्रूव कर ली. फिर हम लिखेंगे दैट द PW1 वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बट ही रिमेन्ड अनरेबिटेड, ठीक है. फिर प्रोसिक्यूशन ने किसकी एग्जामिनेशन ली, कंप्लेनेंट के नेबर की, C की नेबर की ली, ठीक है. इसको हम PW2 बोलेंगे. उसने क्या क्या कहा था कि मैंने किसको देखा था, B को देखा था, उसके हाथ में लैपटॉप था, इस डेट पे देखा था, इसके घर के बाहर देखा था. ये फैक्ट कहाँ पे रेलेवेंट है, सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलेवेंट है, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट बताता है अक्यूज्ड का, ठीक है. उसके बाद ये बता देंगे कि ये जो बी ने स्टेटमेंट दिया है उसकी वैल्यू क्या है इन द आइज ऑफ लॉ. तो हम सेक्शन 60 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को याद करते हुए ये लिखेंगे कि क्योंकि ये डायरेक्ट एविडेंस है और ये आई विटनेस का एविडेंस है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एविडेंस है और हम इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और रिलाई करते हैं इस पर. उसके बाद यही बता देंगे कि वो अनरेबिटेड था उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन में. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की एग्जामिनेशन करी गई प्रोसिक्यूशन के द्वारा एंड उन्होंने अपना क्या सपोर्ट, एक तो FIR वाली चीज़ उन्होंने प्रूव कर दी, और सीजो मेमो मतलब जब उन्होंने रेड करी थी बी की प्रीमाइजेस, तब उन्होंने एक सीजो मेमो बनाया होगा कि इसके पोजेशन से लैपटॉप निकला है. फिर वो पोजेशन में से जो लैपटॉप निकला है उसको आर्टिकल Q1 हमने बता दिया,
और हमने ये बता दिया कि ठीक है ये मिला था और आइडेंटिफाई भी करवा दिया गया था ये कंप्लेनेंट के द्वारा, और उसकी जो टेस्टिमनी है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की वो भी अनरिबिटेड रही। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस इतना ही था, ये ख़त्म हुआ। उसके बाद डिफेंस ने कुछ दिया क्या अपने सपोर्ट में? तो उसने कुछ नहीं दिया, उसने सिर्फ ये कहा कि मैंने तो ये लैपटॉप खुद के लिए लिया था, मैंने चोरी नहीं किया। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो अब अपने पास सिर्फ प्रोसिक्यूशन एविडेंस है जिसके बेसिस पे अपन को जजमेंट देना है। तो अपन सिंपली ये बोल देंगे कि हम रिलाई कर रहे हैं किसकी एविडेंशियरी वैल्यू पे? आई विटनेस की एविडेंशियरी वैल्यू पे, क्योंकि हमें लगता है कि आई विटनेस ने उसे देखा था कंप्लेनेंट के घर के बाहर। और हम पूरी एक चेन बनाते हुए चलेंगे, पूरी स्टोरी समझाते हुए चलेंगे कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, जो मैंने आपको पहले समझाया था कि सबसे पहले अपॉर्चुनिटी थी घर में, उसके बाद जो नेबर था उसने देखा था चोर को वहाँ पर, उसके बाद वो लैपटॉप जो गायब था कंप्लेनेंट की पोजेशन से वो पाया गया चोर के घर पर। तो ये जो पूरी चेन बन रही है दैट इज़ डायरेक्टली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, और इसलिए हम उसको कन्विक्ट करते हैं। फाइनली हम उसमें ये बोल देंगे कि अक्यूज ने 451 और 380 आईपीसी का ऑफेंस किया है। उसके बाद ये फॉर्मल पैराग्राफ्स आ जाएंगे दैट द अक्यूज पर्सन शैल execute bail bond with sureties under section 437A of CRPC to ensure their presence in the appellate court. It shall remain valid for 6 months. फिर हम ये बताएंगे कि वो जो लैपटॉप सीज हुआ था उसका क्या होगा। तो अंडर सेक्शन 451 ऑफ CRPC ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज पर्सनल बॉन्ड इट शैल बी हेल्ड सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ द अपेलेट कोर्ट। फिर 13 में क्या है कि जो कॉपी ऑफ जजमेंट है वो अक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी एज पर सेक्शन 363 ऑफ द CRPC। फिर दिस जजमेंट इज बीइंग डेटेड, साइन एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट, और फिर साइन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट छत्तीसगढ़। उसके बाद हम बनाएंगे ऑर्डर ऑन सेंटेंस। तो फर्स्ट पैरा में हम यही लिखते हैं कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को हमने ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस सुना। प्रोसिक्यूशन ने प्रे किया कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाए और अक्यूज ने प्रे किया कि लीनियंसी रखी जाए। So, keeping in view the grave nature of offence, the court does not consider the present case to be a proper case to exercise its discretion under section 360 of CRPC और section 3, 4 and 6 of Probation of Offenders Act। इसलिए हम पनिशमेंट दे रहे हैं और ये पनिशमेंट दे रहे हैं। तो नेम ऑफ द अक्यूज तो एक ही अक्यूज है, ठीक है। सबसे पहला उसका ऑफेंस है 451 का, जिसमें मैंने इन्हें पनिशमेंट दी है 1 साल की और सिंपल दी है। फाइन 1500 मैं दे रही हूँ, और अगर फाइन नहीं देते हैं तो इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन 15 डेज, और इसमें भी आपको नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट स्पेसिफाई करना चाहिए, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। फिर दूसरा ऑफेंस 380, इसमें भी मैंने 1 साल की पनिशमेंट दी है, 1500 फाइन, 15 डेज सिंपल इम्प्रिजनमेंट अगर ये फ़ाइन नहीं चुकाता है तो। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में हम ये बता देंगे कि ये जो दोनों ऑफेंसेस हैं ये कॉन्करेंटली रन करना है कि सब्सिक्वेंटली। मैंने कॉन्करेंटली करा है, और इसमें बस ये मेंशन कर देंगे कि ये हम बता रहे हैं एज पर सेक्शन 31 ऑफ CRPC। फिर है कि जो इम्प्रिजनमेंट है इन ल्यू ऑफ फाइन that shall be undergone by the accused person after undergoing the substantive period of sentence as per section 30 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC। ठीक है, तो ये जो फाइन के जब फाइन नहीं पे करते और उसके बाद जो इम्प्रिजनमेंट होती है, उसके डिफ़ॉल्ट में जो इम्प्रिजनमेंट होती है वो हमेशा ही सब्सटेंटिव पीरियड वाली जो पनिशमेंट है उसको छोड़ के ही होती है, उसके अलावा ही होती है, तो वो मेंशन कर देंगे। फिर हम लिखेंगे कि अगर ये अंडरगो कर चुका है कोई भी इम्प्रिजनमेंट वाला टाइम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, तो उसको हम सेट ऑफ कर देंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 428 ऑफ CRPC। उसके बाद प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट टुडे, दैट इज डेट लिख देंगे, साइन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास छत्तीसगढ़। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ कॉमेंट इन द सेक्शन बिलो फॉर अस टू इम्प्रूव।